नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अननोन एकेडमिक्स में। आज हम सोशल साइंस के मॉडल सेट का सब्जेक्टिव आंसर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या करना है हमें। पहला है कि हमें समान निर्देश पढ़ लेना चाहिए कोई भी पेपर का। तो इसमें बोल रहा है कि 19 प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें से 1 से 7 लेकर तक क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसे हमने पहले ही कर लिया है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आज हम जो क्लास करने जाएंगे उसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 8 से लेकर के 14 तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 15 से 19 तक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इस समय कितने नंबर मिलेंगे? लघुत्तरीय में 3 मार्क्स हैं, अति लघुत्तरीय में 2 मार्क्स और दीर्घोत्तरीय में 5 मार्क्स है। और इसमें अधिकतम शब्द कितना है? 150 शब्द, इसमें अधिकतम 250 शब्द और इसमें अधिकतम एक वर्ड या एक लाइन है। ठीक है ना। आज हम जो करने जा रहे हैं वो अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करिए। तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, इसके विभिन्न तरीकों के बारे में बताना है, क्या क्या अपनाया गया था। इसका आंसर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के तरीकों को जानने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जान लेना चाहिए। चलिए पहले पृष्ठभूमि में कुछ देख लेते हैं। इसमें पहला है कि 14 से लेकर 18 तक पहला भी वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार प्रथम, है ना। इसमें भारत के बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया था। इसमें भारत के कई सारे लोग गए थे, सेना में भर्ती हुए थे, लड़ाई लड़ी थी, है ना। और इसके बदले भारतीयों को उम्मीद था कि कुछ अच्छा अंग्रेजों की तरफ से मिलेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया गया। ये तो आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट आ गया जिसे काला कानून कहते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता ही है। इसके बाद 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। वर्ल्ड वार प्रथम में केंद्रीय शक्तियां हार गई थी। केंद्रीय शक्तियों में तुर्की भी शामिल था। तो तुर्की से खलीफा का पद उसका छीन लिया गया, जिसका विरोध पूरे विश्व के मुसलमान कर रहे थे। तो उसी में भारत के भी मुसलमान ने भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का कहना था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए। इसलिए गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया। असहयोग आंदोलन अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका स्टार्टिंग गांधी जी ने किया था 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद ऑफिशियली घोषित किया गया। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1921 मानी गई। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। हमारा प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो इसका आंसर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई शहरी मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा। ठीक है, ये वे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। इसके बाद विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास के एक पार्टी था जस्टिस पार्टी, जिसने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। जस्टिस पार्टी, ये भी याद रखिए, ये भी 1 नंबर में हो सके पूछ दे कौन सी पार्टी थी जिसने असहयोग आंदोलन में बहिष्कार नहीं किया। तो वो जस्टिस पार्टी थी। कहाँ की है? ये मद्रास की है। अगला है विदेशी सामानों का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग और विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना। पिकेटिंग क्या होता है दोस्तों? पिकेटिंग का मतलब हो गया है कि कोई फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो या फिर कोई ऑफिस हो, उसके सामने विरोध करना, उसका रास्ता रोक देना, इसी को कहते हैं पिकेटिंग। चलिए अब अगला प्रश्न अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शहरी क्षेत्रवाद यहाँ कहाँ फैला? ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई है। इसमें क्या था कि अवध के किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। आपको याद होगा कि इसी के बीच में 1920 में ही, जून 1920 में ही क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र बाबा ने मिलकर के अवध किसान सभा का गठन किया। अवध किसान सभा, ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन ही वो समय था जब अवध किसान सभा का गठन हुआ था। इसमें क्या हुआ? लगान देना बंद कर दिया किसानों ने। कई स्थानों पर पंचायतों ने क्या किया? नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया, यानी कि अंग्रेजों को जो नाई और धोबी की सुविधा दी जा रही थी वो सब देना बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन का असर आदिवासियों पर भी हुआ। आदिवासियों पर किस तरह से हुआ? आदिवासी जंगलों में रहते थे, लेकिन अंग्रेज जब से आए वहाँ पर उन्होंने जंगलों में जाने से रोक दिया था। अब क्या हो रहा है कि असहयोग आंदोलन में आदिवासी प्रवेश कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? अब उन जंगलों में प्रवेश कर रहे थे जहाँ पे वो पहले रहते थे। अब वहाँ पे मवेशी चला रहे थे, जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, फल इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों की कानूनों को नहीं माना जा रहा था। तो ये सभी की सभी असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियां चल रही थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का अधिक उत्पादन क्यों बढ़ा? चलिए इसका आंसर देखने से पहले हमें कुछ बातें जाननी लेनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच। किसके किसके बीच? तो मित्र राष्ट्र वर्सेस केंद्रीय राष्ट्र।
मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो इसमें थे ब्रिटेन यानी यूके, फ्रांस और रशिया। जबकि केंद्रीय शक्ति में कौन कौन थी? तो इसमें थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप का एक कंट्री। और कौन था? और एक था तुर्की। इन देशों के बीच युद्ध लड़ा गया। चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा था कि पहले विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसका अब आंसर देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त हो। युद्ध संबंधी उत्पादन मतलब उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मशीन टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज, ये सब बनाने में ये व्यस्त हो गए, जिसके कारण से भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया, यानी कि वहाँ जो उत्पादन हो रहा था वो उत्पादन कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को एक रात रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, यानी कि जब कपड़े विदेशों से नहीं आ रहे तो भारत के लोग ही अब क्या करेंगे, अपने ही बाजारों में बेचेंगे। यही युद्ध जब लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की चीन, बहुत सारे सामान बनने लगे। यानी कि जब युद्ध लंबा होता गया तो भारतीय कारखानों को सौंप दिया गया जिम्मा कि आप भी सेना के लिए बहुत सारे सामान बनाएं। कौन कौन से सामान थे? जूट की बोरियाँ, कपड़े, जूते और जीन वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी युद्ध के लिए काम की थी। साथ ही कई नए कारखाने लगे, ठीक है, नई कारखाने लग गए। साथ ही साथ पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि कितने इंटेंसिव यहाँ पे हो रहा था काम, कितना ज़्यादा इस युद्ध का महत्व भारतीयों के लिए भी था। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, हर एक को पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, क्योंकि यूके जो पहले विश्व में सप्लाई किया था वो अब सप्लाई करना बंद कर दिया था, उसकी सप्लाई कम हो गई थी। तो इस कारण से भारत में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर। यह तो सबसे आसान है, देखते हैं इसका आंसर। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर है। नवीकरणीय वैसे संसाधन है जिन्हें हम कई बार उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, एक ही बार है, याद रखिएगा। नवीकरणीय संसाधन नहीं खत्म होंगे, ये एक समय में ख़त्म हो जाएंगे। जबकि नवीकरण संसाधन का चक्र चलता रहता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस बनते रहते हैं, लेकिन ये इसका चक्र नहीं चलता। नवीकरण संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है, लेकिन इसके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। ये इन दोनों संसाधनों में अंतर है। नवीकरण संसाधन का उदाहरण अगर बताएं तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी नवीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अनवीकरण संसाधन के उदाहरण। अनवीकरण संसाधन के उदाहरण में है जैसे कोयला। आप लोग पता है कोयला के बनने में लाखों हजारों साल लगे हैं। फिर पेट्रोल, फिर गैस, ठीक है। ये सब क्या है? अनवीकरण संसाधन, यानी कि एक बार जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी ये बताना। यानी दबाव समूह की गतिविधियाँ कैसे लोकतांत्रिक सरकार को हेल्प करती है ये बताना। चलिए देखते हैं। तो दबाव समूह क्या है? ग्रुप है। ये ग्रुप कुछ लोगों का होता है। इसमें हो सकता है कि एक ही जगह के लोग हो, एक ही जाति के लोग हो, एक ही संघ के लोग हो, ठीक है। यानी कि ये किसी विशेष प्रकार के समूह होते हैं। इसका काम क्या क्या होता है? तो सरकार को ये संरचक बनाए रखने का काम करते हैं। यानी कि लोकतंत्र जैसे तो जनता की सरकार होती है, फिर भी जनता की उचित मांगों पर ध्यान नहीं देती है। तो दबाव समूह क्या करते हैं? विभिन्न तरीकों से सरकार को जनता की उचित मांगों की ओर ध्यान दिलाकर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम है जो दबाव समूह का ये है, सरकार को सजग बनाना। दूसरा क्या है कि आंदोलन को सफल बनाना। तो कोई भी आंदोलन क्या होता है, ये स्टार्ट करता है, ये कई तरह के आंदोलन स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ ये कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था एक अच्छे तरीके से काम करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर, यानी जो राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी वगैरह पर भी प्रभाव डालती है। यानी कैसे? दबाव समूह सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, परंतु अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों पर भी प्रभाव डालते हैं। कभी कभी राजनीतिक दल ही सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का गठन कर डालते हैं। यानी कि दबाव समूह का इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि राजनीतिक दल, यानी कि कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, यही क्या कहती है, कभी कभी दबाव समूह का गठन कर डालती है ताकि वो जो सत्ता वाली सरकार है उस पर दबाव डाल करके अपना काम करवाएं। इस प्रकार दबाव समूह केवल अपना काम करने के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की सफलता में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के जातीय बनावट के बारे में बताना है। ठीक है, जातीय बनावट यानी कि क्या क्या यहाँ पे मतलब कैसा समाज था यहाँ पर, इसका आंसर देखते हैं। यहाँ का जो समाज है उसका बनावट इस तरह से है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का, यानी कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन इसमें, सिंहली हैं, जिनकी आबादी कितनी है, लगभग 75%। फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिलों में भी दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं। पहला जो श्रीलंका मूल के हैं तमिल, और दूसरा जो हिंदुस्तानी तमिल है, यानी कि जो बाहर से ले जाए गए थे अंग्रेजों के शासनकाल में, उनकी संतानें। इसके बाद है देखिए तमिल कहाँ रह रहे हैं, तो उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं तमिल। अधिकतर शैली निवासी बौद्ध हैं, यानी कि इनका रिलीजन क्या है, बौद्ध है। जबकि तमिल भाषी में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का प्रतिशत कितना है, ईसाइयों का प्रतिशत 7 है, और सहेली और तमिल दोनों भाषा ये बोलते हैं। तो ये था श्रीलंका के जातीय बनावट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऋण के शर्तों का उल्लेख करें। यहाँ पे ऋण के शर्तों को यानी कि बतलाना है। चलिए इसको देखते हैं। तो ऋण के शर्तों में मुख्यतः 3 चीज़ आते हैं। क्या क्या है, ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार और आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। ब्याज दर क्या होता है, ब्याज दर जब समझौता होता है उसी समय ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, तो जिसे कर्जदार और मूल रकम के साथ एक साथ कर्जदाता को चुकाता है। समर्थक ऋणाधार क्या होता है, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कौन होता है, कर्जदार होता है। चलिए एक उदाहरण सब समझते हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। बी क्या है, यह है कर्जदार, जबकि ए क्या है, कर्जदाता। बी क्या कर रहा है, ए के पास जा रहा है और बात करके उससे पैसे मांग रहा है। तो ए क्या कर रहा है, उसे एक कागज़ दे रहा है, उस पर उसका रेट लिख रहा है और कुछ गिरवी मांग रहा है, ताकि अगर वो पैसे ना लौटाए तो वो उसका बेच करके अपना उधार पूरा करे। ये जो गिरवी है ना, ये गिरवी ही समर्थक ऋणाधार कहलाता है। इसके बदले में ए क्या करेगा, ए इसे पैसे देगा कर्ज के रूप में, ठीक है ना, यानी कि ये कर्ज दिया। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऋण। और ये सभी जो फैसले लिए गए इन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, इसे एक कागज़ में लिख लिया गया। ठीक है, तो देखिए यहीं पे 3 चीज़ें हैं, एक ऋण का ब्याज, दूसरा समर्थक ऋणाधार और ये कागज़। ये तीनों चीज़ चाहिए कहीं से भी ऋण लेने के लिए। यहाँ पर भी ए को किसी भी तरह से भुगतान कर सकते हैं, या वस्तु के रूप में या पैसे के रूप में। ठीक है, ये कैसे भी बी ए को भुगतान कर सकता है। ब्याज का दर है, समर्थक ऋणाधार है, आवश्यक कागजात और भुगतान का तरीका, यही 3 चीज़ क्या है, ऋण के शर्तें हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है WTO में किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखना है, यानी कि यहाँ पे 3 उद्देश्यों के बारे में बताना है। किसका, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का। चलिए इसका देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन का समग्र उद्देश्य, इंटीग्रेटेड एम क्या है कि सदस्यों को व्यापार का उपयोग जीवन बेहतर बनाने के लिए, यानी जीवन बेहतर बनाना, रोजगार सृजित करना और लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए करना है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि नियमों का एक वैश्विक प्रणाली तैयार करना जिसे पूरा विश्व फॉलो करता हो। और तीसरा क्या है कि विकासशील देशों को उनकी व्यापार क्षमता बढ़ाने बनाने सब में मदद करना। किसका काम है, विश्व व्यापार संगठन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।